जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको याद होगा, हाल ही में एक डिफेंस न्यूज सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना इच्छुक है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ये तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अपने योगदान को सुनिश्चित करें, ताकि जो कॉस्ट एफिशिएंसी है और फास्ट प्रोडक्शन रेट है इसको अचीव किया जा सके। उस समय ये माना गया था कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारतीय वायुसेना के इस कथन से पूर्णतः संतुष्ट होगी, लेकिन फाइनली अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिलहाल तो इस अप्रोच के लिए मना कर दिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो डिसीजन लिया है वो इस अप्रोच के अगेंस्ट लिया है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही फिलहाल जो है वो प्रोडक्शन का जिम्मेदारी निभाएगी और एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को सुनिश्चित करेगी। खैर, आपको बता दें कि जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर होगा वो तो एचएएल होने वाली है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ये पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगी, ताकि जो डिले की संभावनाएं हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बाकायदा इसके रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल तो 83 तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन में बिजी है, जिसका ऑर्डर 2021 में साइन किया गया था या दिया गया था। हालांकि हमारे पास इंजन भले ही नहीं है, लेकिन जो पार्ट्स और एयरफ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग है वो अनवरत चल रही है, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है एचएएल को। और जब नए इंजन आएंगे तो नए इंजन के साथ इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई कर दिया जाएंगे। अब रही बात तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन की, तो ग्रेजुअली जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसमें से ही एक प्रोडक्शन लाइन को पहले जो है मॉडिफाई किया जाएगा तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद जो बैंगलोर की 2 प्रोडक्शन लाइन है इनको तेजस मार्क 2 के लिए तैयार किया जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें 2031 से 32 तक हमें देखने को मिलेंगी, और उससे पहले जो प्राइमरी फोकस होगा वो तेजस मार्क 1 की डिलीवरी होगी, जिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय काम कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में C-295 एयरक्राफ्ट का जो इंडक्शन है वो किया गया है, और चरणबद्ध तरीके से अब जो नए एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस समय सेम प्लेटफॉर्म को जो AN-32 ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है या उपयोग में ला सकती है। AN-32 जो कि सोवियत एरा के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अपनी सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर चुके हैं, अब इनको रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, और माना जा रहा है कि जो C-295M होगा यही वो एयरक्राफ्ट होगा जो कि AN-32 को रिप्लेस करेगा। हालांकि जो C-295 एयरक्राफ्ट है इन्हें हॉकर सिडले HS-748 को रिप्लेस करने के लिए इंडक्ट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि AN-32 की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको ये लगभग बराबरी करने वाले हैं, और उसके बाद इनको जो है रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो C-295 है ये AN-32 की जगह लेना शुरू कर देंगे। हालांकि इतना आसान ये चीज़ नहीं होने वाली है। C-295 को इससे पहले कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में स्पेसिफिक डिमांड होती है उनको ये पूरा कर सके। और जब ये कैपेबिलिटीज़ प्राप्त हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली AN-32 की जगह लेना शुरू कर देगा। अब जो AN-32 है ये AN-26 का इम्प्रूव वेरिएंट है, जिसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन और रगड कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था, और भारतीय वायुसेना ने दशकों तक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं, और भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर इनके रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए जो अभी इनिशियल बैच है C-295 का, इसे ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के द्वारा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में उड़ाया जा रहा है, ताकि जो ज़रूरी डेटा है वो प्राप्त किया जाए, जिसके आधार पे हमें यह पता चल पाए कि हमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। और इसके लिए भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तैयारियों को कर रही है, और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि C-295 एयरक्राफ्ट AN-32 को रिप्लेस करते नजर आएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट इसराइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में इसराइल ने 25 नेक्स्ट जनरेशन F-15EX जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनकी डील को फाइनलाइज किया है, जिसकी लागत रही थी $5.2 बिलियन। और उसके बाद से एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है कि आखिरकार जब $5.2 बिलियन में जो 25 एयरक्राफ्ट है ये खरीदे गए हैं तो इनकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी। अगर भारतीय वायुसेना इनको कंसिडर करती है तो क्या भारतीय वायुसेना को भी जो पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इसराइल ने हाल ही में 25 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन के F-15 फाइटर्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया था, और इसकी लागत थी $5.2 बिलियन। यानी ऑन एवरेज अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो ये हो जाती है तकरीबन $208 मिलियन। हालांकि इसमें जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक हैं, स्पेयर्स हैं, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं।
और अगर आप इसको एमआरएफए के संदर्भ में देखते हैं तो आपको बता दें कि इसके पहले भारत ने 36 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज किया था, जो कि तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स की थी। और इसमें अगर आप यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे तो वो तकरीबन 236 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की थी। ये अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, एग्जैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें जो वेपन्स हैं, सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरे जो मॉडिफिकेशन है जो कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस थी, ये सारी चीज़ें शामिल है। अब यहाँ पर अगर हम F-15EX की बात करें तो अगर हम सेम प्राइस पे ये मानते हैं कि भारत भी लेने वाला है तो भारत को तकरीबन 114 F-15EX के लिए 23.7 बिलियन डॉलर्स रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा जो एडिशनल फैक्टर्स हैं जैसे कस्टमाइजेशन है, वेपनरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लोकल प्रोडक्शन पार्टनरशिप है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉस्ट है ये ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कि अगर आप 114 राफेल की बात करते हैं तो इसके लिए भारत को तकरीबन 26.9 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ सकते हैं और अगर आप 114 F-15EX की बात करते हैं तो इसके लिए भारत को 23.7 बिलियन डॉलर्स की जो राशि है वो खर्च करनी पड़ सकती है। हालांकि यह सिर्फ एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि जब एग्जैक्ट डील हो तो यही प्राइसिंग हो। हर देश की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है और उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट की जो प्राइस होती है वो भी अलग अलग होती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है स्विफ्ट प्रोग्राम को लेकर। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो स्विफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले ये सिर्फ घातक के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम तक सीमित था, लेकिन अब इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि ये ड्रोन अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता नजर आएगा। अब यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ड्रोन है ये आजकल एडवांस रडार के पकड़ में आसानी से आ जाते हैं और ऐसे में भारत को अब एडवांस ड्रोन की ज़रूरत है और ये जो ज़रूरत है ये स्विफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल की सहायता से पूरी करी जाएगी, क्योंकि ये एनिमी एयर स्पेस में घुस करके बिना डिटेक्ट हुए अपने मिशन को एग्जीक्यूट करेगा और वापस भी आ सकता है। ये 1.1 टन वजनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल न सिर्फ स्ट्राइक मिशन में काम में लाया जा सकता है, बल्कि इससे जो रिकॉनेसेंस मिशन है, सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन है वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और इसका श्रेय जाता है इसमें इस्तेमाल होने वाले एडवांस सेंसर और सिस्टम्स को। आइए जान लेते हैं कुछ कंपेलिंग जो फीचर्स हैं इनके बारे में जो कि हमें स्विफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। पहला और सबसे बड़ा सेंसर जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि हाई रेजोल्यूशन की ग्राउंड मैपिंग और टारगेट आइडेंटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण मदद करने वाला है। दूसरा बड़ा सेंसर और सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है वो है वाइड एरिया मोशन इमेजरी सेंसर, जो कि रियल टाइम सर्विलेंस जो है वो प्रदान करेगा और ऐसे में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर ये एंटर करेगा और एनिमी क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी ये हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके बाद वाइड एरिया मैरीटाइम सर्विलेंस सेंसर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैरीटाइम डोमेन में जो अवेयरनेस है और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगा। इसके अलावा आपको सिग्नल इंटेलिजेंस पैकेज देखने को मिलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग जो मेजर्स हैं वो हम इस्तेमाल होते नजर आएंगे। इसके अलावा इसको जो जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो कि तकरीबन 100 किलोग्राम तक हो सकते हैं उनसे इक्विप किया जाएगा और इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल म्यूनिशन है जिनका वजन 10 से लेकर के 20 किलोग्राम तक है उसको भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।